हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 आपका कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यानी हम इसमें किस चीज़ का अकाउंटिंग करना सीखेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि क्या डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। स्टार्ट करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। इसके बाद हम समझेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो ये सारी बातें हम आपके सामने करेंगे और आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने का क्या ज़रूरत हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों ये चैप्टर बनाया गया है और क्यों इसको मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में शामिल किया गया है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों ने जाना था, जैसा कि हम आपको यूनिट नंबर 1 में ही स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल में, फिर क्लासिफिकेशन होता है आपका लेज़र में, फिर हम उसमें आगे समराइज़ करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है एंड देन उसको हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस है और अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम तमाम चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं अलग अलग, जैसे हम जर्नल पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन है, ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, लेज़र पढ़ रहे हैं। फिर इसमें जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व, ये सब कुछ भी आपका कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही है। एक चीज़ छोड़ करके क्या था आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा था या हिस्सा नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं था, वो था आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक चीज़ आपका अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं था, अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा है। बाकी सब कुछ कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का हिस्सा है। कहीं ना कहीं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उस समय आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो सब कुछ उसमें आएगा। एक चीज़ का जिक्र वहाँ पे नहीं होगा, वही आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, वो चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके मीनिंग को समझते हैं और क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप बोलोगे कि सर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही करेंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार में आपको सामान का लेन देन करना ही होगा, क्योंकि हर किसी के पास इमीडिएट कैश नहीं होता है। वो कहता है कि हम बाद में आपको पे कर देंगे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जाओगे दुकान पर भी, आप जाते हैं, आप ही सोचो कि आप शॉपिंग करने जाते हो तो कभी कभी बोलते हो कि ये आप ऐड कर लेना, डायरी में नोट कर लेना, हम आपको बाद में देंगे। राशन दुकान के साथ भी आप ऐसा करते हो। छोटा छोटा आप अपने लाइफ में देखो ना, राशन दुकान वाला के पास जाते हो, मान लो कि बड़े मात्रा में आप खरीदारी कर रहे हो, शादी वादी है किसी का, उसमें आप खरीदारी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि ठीक है इतना अमाउंट हम पे कर दिए हैं, बाकी का हम बाद में पे कर देंगे जैसा मेरे पास पैसा आएगा। तो जाहिर सी बात है कि उधार का ट्रांजैक्शन हर जगह होता है, हर बिजनेस करता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको बिल्कुल ये चैप्टर को लाइटली लेना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इसको स्ट्रेस डाल के पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस इतना समझो कि बिज़नेस में कैश ट्रांजैक्शन भी होता है और बिज़नेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार का भी ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप एज अ सेलर, एज अ दुकानदार आप अपने समझो, एज अ बिजनेसमैन आप अपने आप को समझो, और आप सामान बेच रहे हो कैश में, यानी आप सामान बेचे बदले में कैश ले लिए। मान लो कि यहाँ पर सेलर हो, ये है मान लो सेलर, और ये है मान लो बायर। बायर बोलो परचेजर बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम आपको बात समझाते हैं। ये है सेलर, इसने सामान बेचा, किसको बेचा? बी को सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? सपोज कोई भी अमाउंट ले लो, 10,000 रुपये का सामान बेचा। लेकिन किसने बेचा? कैश में बेचा। कैश में बेचा मतलब बी ने सेलर को 10,000 रुपीज़ पे कर दिया, कैश में बेचा। 10,000 रुपीज़ बी ने यानी बायर ने यहाँ पर सेलर को 10,000 रुपीज़ पे कर दिया। तो क्या सेलर 10,000 लेने से मना कर देगा? क्यों मना कर देगा? कोई भी बिजनेसमैन को जब पैसा कैश मिलता है उसको, जब वो सामान सेल करता है, तो कभी भी वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही
एस ने, एस का मतलब सेलर, बी का मतलब बायर, 10,000 का सामान बायर को यानी बी को बेचा किस पे, क्रेडिट पे। तब एस के मन में ये डाउट आ जाएगा कि सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा। ये डाउट हमेशा रहता है, कहीं भाग गया तो, अगर भाग जाएगा तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी एक कस्टमर को यानी एक बायर को आप उधार में नहीं बेचते हैं कि भाई हम आपको ही उधार में देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। जितना भी आपका जान पहचान के जो अच्छे बायर होते हैं उनको आप उधार में बेचते हो, है ना, आप सामान उधार में बेचते हो। तो मान लो एस ने बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, उधार में बेचा, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1,00,000 रुपए का उधार में बेचा। और इसके मन में हमेशा ये डाउट रहेगा कि सामने वाला, मान लो बी है, सी है, डी है, एक्स है, कोई भी है, जितने को भी उधार में बेचा, एस के मन में हमेशा ये डाउट लगा रहेगा, सर पे हमेशा एक बोझ रहेगा कि सामने को जिसको हम उधार में सामान बेचे वो पैसा देगा या नहीं। अब सामने सामान को पैसा बेचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसको नियर फ्यूचर में पैसा देना है एस को, चाहे बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, किसी को भी नियर फ्यूचर में एस को पैसा यहाँ पर देना है। तो ये सारे लोग कहलाएंगे डेटर, बिजनेस से क्या कहलाएंगे, डेटर। और आप जानते हो कि बैड डेट भी होता है, यानी कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। मान लो बी ही पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, यहाँ पर डूब जाएगा पैसा, बैड डेट हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के लिए हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी बनाते हैं, प्रोविज़न भी बनाते हैं एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, जो कि आपका प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग ये जितना भी आपका प्रोविज़न है वो बनता है। खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे एस ने सामान बेचा, हो सकता है कुछ पैसा डूब जाए। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, छोटे लेवल पे बिजनेस की बात करें तो ठीक है, आप छोटे लेवल पे सामान बेच रहे हैं और पैसा आपको मिल जाएगा। आप उसको उधारी बार बार फ़ोन करते रहो या बार बार उनको टोकते रहो सामने वाले को कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, ठीक है पैसा मिल जाएगा छोटे लेवल पे। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको ये डाउट रहेगा मन में, एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन हमेशा डाउट रहेगा कि मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं। अगर इसी तरीके से 10,000, 20,000, 50,000 डूब जाएगा तो लाखों लाख रुपया डूबता ही चला जाएगा। तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो पैसा डूब जाएगा, पैसा ना डूबे इसकी सियोरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम सिर्फ बी की बात करेंगे, एक से ज़्यादा आपका बायर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम बी को लेकर के यहाँ चलते हैं। तो एस ने 10,000 का छोटा अमाउंट लेके चल रहे हैं, सामान बेचा बी को, किसमें बेचा, उधार में बेचा, ठीक है। अब बी कल को पैसा लेके भाग सकता है, डूब सकता है पैसा, इसीलिए एस ने क्या किया कि एक पीस ऑफ पेपर पे, एक कागज़ का टुकड़ा पर ये बात को लिखवा लिया, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर पे, एक कागज़ के टुकड़े पर एस ने, सेलर ने एक बात को लिखवा लिया। क्या लिखवा लिया बात को, देखिए ये जो पीस ऑफ पेपर पे लिखवाया ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, बल्कि ये आपका कोर्ट का पेपर है, स्टैम्प पेपर है आपका। ये एक लीगल पेपर है, इस पर कोर्ट का मुहर भी लगेगा, मतलब कोर्ट का जो स्टैम्प होता है वो भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये एक लीगल पेपर है, इस पर क्या लिखवा लिया कि हमने बी को इतने इतने अमाउंट का 10,000 का सामान बेचा है और एक निश्चित समय, एक निश्चित डेट के बाद बी को 10,000 रुपया का सामान जो बेचा गया है वो हमको वापस करेगा। मतलब ये पैसा इसको देगा एक निश्चित डेट के बाद, मान लो कि 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद बी जो है ये पैसा एस को देगा। तो ये इस पर एस भी साइन करेगा और इस पर बी भी अपना साइन कर देगा, ठीक है। अब अगर कल को बी पैसा देने से मना करता है, यानी बायर पैसा देने से मना करता है, तो एस इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, इस लीगल पेपर के आधार पे बी पे कोर्ट केस भी कर सकता है और कोर्ट में घसीट करके बी को यहाँ पर सारा का सारा पैसा वसूल सकता है। और एस ने जो खर्च किया पैसा वकील को हायर वगैरह करने में, या जो भी आपका जो एस ने खर्चा किया, ये सारा का सारा किससे वसूल लेगा, बी से अल्टीमेटली वसूल लेगा। तो इस पेपर को बोलते हैं, इस पीस ऑफ पेपर, इस लीगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है बात। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्यों स्टार्ट किए हैं। उधार का ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन होता, ये चैप्टर का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। लेकिन उधार में बेच रहे हैं तो डेटर बना, हमको सियोरिटी चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लीगल पेपर पे इस पे लिखवा लो बस। तो डेटर और बिल्स ऑफ BR में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या अंतर है,
इससे हम पीस ऑफ पेपर पे नहीं लिखवाएं तो ये कहलाया डेटर। इसी डेटर से हम पीस ऑफ पेपर यानी बायर से हम लिखवा लिए, इस पे सेलर भी साइन कर दिया कि हाँ ठीक है हमने सामान इतना का बेचा है 10,000 का, ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने भी ये किया है, दोनों का साइन। एक आपका यहाँ पर इसके पास ये बिल रहेगा, जब ड्यू डेट आएगा तो बी को ये पैसा देना पड़ेगा। अगर बी देने से मना करता है, डिटेल में आगे भी हम बात करेंगे, अगर बी देने से मना करता है तो कोर्ट के बाहर एक आपका नोटरी पब्लिक बैठता है। नोटरी पब्लिक के पास जाएगा एस, कौन जाएगा एस, और इसके बाद नोटरी पब्लिक को ले करके बी के पास आएगा और बोलेगा कि क्या तुम ये पैसा 10,000 देने को तैयार है। बी अगर मना कर देता है तो नोटरी पब्लिक जो है वो यहाँ पर उसकी बातों को सुनेगा, अपना मुहर लगाएगा, अपना साइन करेगा और कोर्ट में ले जा करके बी से पैसा वसूल लेगा। तो एस के दिमाग में एस को एज अ सेलर या एज अ बिजनेसमैन इसको ये श्योरिटी रहेगा कि बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो कोर्ट के थ्रू मुझसे पैसा वसूल ले लेंगे। तो कितना सिस्टमैटिक हो गया आपका बिजनेस कि अगर आपका कोई भी पैसा डूबने का चांस नहीं रहा। इसीलिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इसका कैसा जर्नल एंट्री बनेगा, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये तमाम बातें हम आगे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आया कि ये चैप्टर हम एक्चुअली में क्यों पढ़ रहे हैं। उधार का ट्रांजैक्शन होगा तो ये कहलाएगा डेटर, पैसा लेके भाग गया तो एक पीस ऑफ पेपर पे ये बात को लिखवा लो, साइन करवा लो। अब जो है ये पैसा देने से मना करेगा तो कोर्ट केस करके भी हम इससे पैसा वसूल लेंगे। तो एस एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, दिमाग में बिल्कुल शांति रहेगी कि नहीं देगा तो हम तुमको सबक सिखा देंगे, ये बात हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। चलिए, यही बात आपको समझ में आया, यही है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे आगे प्रॉमिसरी नोट भी किसे कहते हैं। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कौन बनाता है, ये बनाता है एस बनाएगा। तो एस कहलाता है यहाँ पे ड्रॉवर, यानी बिल को जिसने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ये बताते हैं ये कहलाएगा आपका ड्रॉवर। 3 पार्टी होता है, एक ड्रॉवर होता है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया या जिसने एक्सेप्ट किया वो कहलाता है आपका ड्रॉई, ठीक है। और जिसको बिल का पैसा पेमेंट किया जाएगा उसको वो कहलाता है आपका पेई। कौन कहलाता है आपका पेई, ये कहलाएगा पेई। तो जिसको पैसा पे किया जाएगा वो कहलाता है पेई। जैसे यहाँ पर मान लो कि आपका एस यानी ड्रॉवर किसको सामान बेचा, बी को, तो बी कह रहा है ड्रॉई। अब बी किसको पेमेंट करेगा, अगर एस को पेमेंट करेगा ड्रॉवर को तो ड्रॉवर भी पेई हो सकता है। अगर एस बोलता है कि ये पैसा बी को बोलता है कि तुम जो है हमें ना पेमेंट करके सी को पेमेंट कर देना, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि आप ये कह दिया कि हमें ना दे करके किसको दे देना, सी को, तो सी हो जाएगा पेई। अगर कह दिया डी को तो डी हो जाएगा पेई। तो यहाँ पर जो है ड्रॉवर कौन कहलाएगा, सेलर जो सामान बेच रहा है। ड्रॉई जिसके ऊपर यानी जिसने बिल को एक्सेप्ट किया अपना साइन करके ये कहलाएगा ड्रॉई। और पेई जिसको पेमेंट करेगा, ड्रॉवर भी पेई हो सकता है क्योंकि बी ड्रॉवर को ही पे करेगा तो उसके केस में ड्रॉवर भी पेई हो सकता है। अगर ये कहता है कि सी को पेमेंट कर देना, डी को पेमेंट करना, एक्स वाई जेड किसी को भी पेमेंट करना, तो उस केस में एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी हो, यहाँ पर वो बी तो नहीं, ए बी नहीं, यहाँ पर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा या एक्स हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर पेई हो सकता है। ड्रॉवर भी खुद पेई यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये बात तो इसमें 3 पार्टी होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर यानी जिसने बिल ड्रॉ किया, सेलर जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया यानी बायर यानी ये कहलाएगा ड्रॉई जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, और जिसे भी पेमेंट किया जाएगा तो ड्रॉवर को अगर पेमेंट किया जाएगा तो ड्रॉवर पेई भी हो सकता है। और अगर डी और सी या एक्स या जेड को किसी दूसरे पार्टी को भी पेमेंट करने के लिए अगर एस कहता है तो उस केस में वो पार्टी भी कहलाएगा पेई। तो इसमें 3 पार्टी होता है, ड्रॉवर, ड्रॉयर, पेई, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके बाद अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर। अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा आप कि ये जो बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर यानी बायर के ऊपर, तो ये ऑर्डर कहलाता है, ये एक रिक्वेस्ट नहीं है। एस ने बी को ऑर्डर दिया कि तुम 10,000 रुपया 3 महीने के बाद, जो कि 3 महीना आपका यहाँ पर मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट कहलाता है, तो इस 3 महीने के बाद तुम इतना अमाउंट हमें पे करोगे, ये ऑर्डर दे रहा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इसने ड्रॉ किया सेलर ने, ये ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं होता है।
ठीक बात है। अब चलिए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पर उधार में सामान बेचा गया, पैसा की श्योरिटी होनी चाहिए कि हमको मिल जाएगा, इसीलिए एक्चुअली में ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं डेफिनेशन क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो इसका डेफिनेशन जो दिया गया है वो किस एक्ट के अंदर दिया गया है, किस कानून के अंदर दिया गया है, किस कानून के अंदर, किस एक्ट के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है, ये हम समझते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो कि 1881 में बनाया गया था, इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है। और अगर पूछे कि कौन सा सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 4 के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना है 1881 में, जिसके तहत सेक्शन 4 के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया गया है। क्या है डेफिनेशन? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम लोग भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्या है? मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके जरिए हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। उसी तरीके से यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? परचेज और सेल करते हैं उधार में। तो ये भी एक यंत्र है। इन राइटिंग, ये लिखित होना चाहिए। जैसे आपका ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया काम, नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम उधार में बेचते हैं सामान को यहाँ पर, और सामने वाला हमें पैसा देता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसके जरिए ये सारा काम हम करते हैं। इन राइटिंग, वो राइटिंग में लिखित होना चाहिए। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये कैसा ऑर्डर है? तो यहाँ पर एस ने बी को क्या दिया है? अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है। मतलब तुम हमें 10,000 रुपये पे करोगे, लेकिन मगर पर, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपका अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन के साथ नहीं है कि तुम 10,000 रुपये पे करोगे लेकिन मगर पर, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई माँ है अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है, तो वो कंडीशन के साथ नहीं करती कि बाबू हम तुमको 1 घंटे प्यार करेंगे, बदले में तुम हमको 100 रुपये दे देना। तो ये कंडीशन हो गया। यहाँ पर जो आपका एक माँ अपने बच्चे को जो प्यार करती है वो अनकंडीशनल होता है, मतलब उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मगर पर उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो अनकंडीशनल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो राइटिंग में जो लिखित बिल बनाया गया है वो भी क्या होगा? अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। हम आपको बताए हैं कि एस जो है वो बी को ऑर्डर देगा कि 3 महीने के बाद तुम हमको 10,000 रुपये पे करोगे। ये ऑर्डर है। और कैसा ऑर्डर है? तो अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइंड बाय द मेकर। इस पे कौन साइन करेगा? मेकर यानी ड्रॉवर, यानी कौन? एस यहाँ पर सेलर। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। डायरेक्टिंग, ये जो है इसको डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा, बताएगा बी को। क्या बताएगा? सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पर सर्टेन सम ऑफ मनी कितना है? एक निश्चित राशि 10,000 रुपया जो है क्या करता है? अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी यहाँ पे हो गया 10,000। ओनली टू का मतलब या तो बी मुझे पे करेगा, ओनली टू, या तो तुम मुझे पे करो, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो मैंने जिसको ऑर्डर दिया है, जैसे डी और सी को ऑर्डर दिया है, उसको तुम पे करो, या फिर कहता है और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के का जो बियरर है, बियरर मतलब जो लेकर के आ गया इंस्ट्रूमेंट, ये यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तुम उसे पे कर दो। तो यहाँ पर या तो मुझे पे करो, ओनली टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। मान लो मैंने इस बिल के ऊपर सी का नाम लिख दिया, तो तुम सी को पे कर दो, और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैंने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है, जो लेकर के आ जाएगा बी के पास ये इंस्ट्रूमेंट, उसी को तुम पे कर देना। तो ये कहलाता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तमाम बातें हम इसमें आगे भी करेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर जो डेफिनेशन दिया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो ये है। अब स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितनी बातें हमने की है, कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक और जो फीचर्स है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, यहीं से आएगा।
पहला पॉइंट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। अब हम आपको बताए थे कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो रिटन में होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, वो ओरल नहीं होना चाहिए। तो जो भी है वो बिल्कुल लिखित होगा। और आप ही सोच लो कि अगर कोई भी बात लिखित नहीं होता है तो उसका कोई प्रमाण भी नहीं होता है। अगर हम आपसे बोल दिए कि ठीक है सो हम अगले महीने से आपका जो है ये कोर्स आपका स्टार्ट करेंगे और आपको लगातार हम पढ़ाएंगे, ये बात अगर हम आपको बोल दिए तो क्या हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे? आप बोलोगे कि सर कि आपने बोला था, हमने बोला था, हमने नहीं बोला था। तो जब तक ओरली हम लोग कोई बात करते हैं तब तक उसका कोई प्रमाण नहीं होता। तो प्रमाण के लिए उसका लिखित में होना ज़रूरी है। तो कोई भी यहाँ पर हम बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं एस, और जो है यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए बैठा है, तो कोई भी अगर बात यहाँ पे होगा तो वो लिखित में होगा, तभी वो प्रमाणित होगा। और इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा है आपका, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखता है नॉट अ रिक्वेस्ट टू दी मेकर। तो यहाँ बोलता है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये क्या होना चाहिए, इट कंटेन एन ऑर्डर, ये ऑर्डर होना चाहिए। एस बोलेगा बी को कि तुम हमको 10,000 रुपये, सर्टेन सम ऑफ मनी भी होना चाहिए, 10,000 रुपये इस डेट को पे करोगे। ऑर्डर है, ये क्या है, रिक्वेस्ट नहीं है कि भैया आप हमको कर दीजिएगा प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि कर दीजिएगा, नहीं कि कर देना होगा आपको या कर दीजिएगा प्लीज, आप हमको इस डेट को 3 महीने के बाद कर दीजिएगा, जैसे होता है ना दोस्तों में कि इस 2 महीने के बाद प्लीज़ हमको ये अमाउंट हमको पे कर दीजिएगा। तो ये आपका रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्या है, ऑर्डर है कि तुमको ये काम करना होगा। तो इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट टू मेकर टू दी मेक पेमेंट, यानी पेमेंट करने के लिए ये ऑर्डर देगा। कौन देगा, एस देगा बी को, सेलर देगा बायर को। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। इफ़ बट उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो जो कहा गया है कि इतने इतने अमाउंट का इतना इतना पेमेंट आपको इस डेट को करना है, तो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। आगे लिखता है द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनिट। जो अमाउंट है वो भी बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए। जैसे डेफिनेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 तो 10,000, 10,000 अगर 12,000 है तो 12,000 डेफिनेट होगा, कि 12,000 कुछ रुपया करके ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे कुछ नहीं। जो अमाउंट है वो बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए, एक निश्चित राशि यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स वन, मतलब जो भी आपका डेट है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसे बोला गया है कि यहाँ पर कि अगर हम 3 महीने के बाद आपको इस डेट को पे कर देंगे, तो वो डेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स वन, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। 30 डेज़ के बाद, 40 डेज़ के बाद, 60 डेज के बाद, 90 डेज़ के बाद, 2 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, मतलब कोई भी एक निश्चित डेट को पेमेंट होना चाहिए, है ना। ये बात भी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ड्रॉवर ऑफ द बिल, यानी जिसने बिल को ड्रॉ किया है उसका साइन इसके ऊपर होना चाहिए। कौन ड्रॉ कर रहा है, तो सेलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, तो सेलर का इसमें साइन होना चाहिए इस बिल के ऊपर। तो यहाँ लिखता है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है यहाँ पे, सेलर, यानी इसी को हम क्या करने हैं, ड्रॉवर ऑफ द बिल, इसका साइन बिल के ऊपर होना चाहिए। आगे, इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर, यानी ड्रॉई, इसके ऊपर कौन साइन करेगा, बायर, यानी जो परचेजर है इसका भी साइन इसके ऊपर होगा, जिसको हम कौन बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, वो कहलाएगा आपका यहाँ पर ड्रॉई यानी एक्सेप्टर। जिस जनरली हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब अकाउंटिंग इसका स्टार्ट करेंगे, तो हम एक्सेप्टर ना बोल करके वहाँ पे हम इसको बोलेंगे ड्रॉई। तो इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर यानी ड्रॉई। तो दोनों का साइन होना चाहिए यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, याद रखिएगा दोनों का यहाँ पर साइन होना चाहिए, यानी सेलर का भी साइन होगा और परचेजर का, बायर का भी साइन होगा। सेलर को बोलेंगे ड्रॉवर, बायर को बोलेंगे ड्रॉई, और जिसको भी पेमेंट किया जाएगा उसको बोलेंगे पेई। आगे, द अमाउंट मेंशन्ड इन बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी
एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। तो या तो ये ऑन डिमांड मिलेगा आपको पैसा, ये पेबल होगा यानी पेमेंट होगा, या फिर जो बिल है उसका एक्सपायरी पर यानी जब उसका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा तो उस समय इस बिल का आपको पेमेंट होगा। ठीक है। इसके बाद कहता है आपका द अमाउंट इज पेबल, द अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। यानी इसमें जो है किसी को भी बिल का या तो जो बिल लेकर के आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो बियरर होगा बिल का वो लेकर के चला जाएगा तो उसको मिल जाएगा, या फिर अगर कोई ऑर्डर देता है, देखिए यहाँ पे कहता है द अमाउंट इज पेबल आइदर टू दी बियरर ऑफ द बिल, यानी अगर मान लीजिए डी यहाँ पर बिल लेके चला गया तो उसको मिल जाएगा। अगर सी मान लीजिए बिल लेकर चला गया, उस बिल पे किसी का नाम नहीं है, तो बी जो है सी को पे कर देगा, बी लेके जाएगा तो बी को पेमेंट कर देगा। और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, अगर एस ने बोला कि सी को ही पेमेंट करना है, सी का नाम लिख दिया है, तो बायर जो है किसको पेमेंट करेगा, सी को पेमेंट करेगा, तब डी को पेमेंट नहीं होगा, तब सिर्फ सी को पेमेंट करेगा। तो यहाँ कहता है कि टू स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो स्पेसिफाइड किया गया है, जिसको निर्देशित किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है, उसी को पेमेंट होगा यहाँ पे। और टू हिज ऑर्डर, और जैसा कि आप जो भी ऑर्डर करता है कि एस बोलता है कि इसको फलाना ढकाना जिसी को भी पेमेंट कर दो, उसको यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका कैरेक्टरिस्टिक का दी बियर्स, अच्छा इट बियर्स स्टैम्प अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट। तो देखिए ये जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या बियर करता है, यहाँ पे होगा इट बियर्स स्टैम्प अकॉर्डिंग टू अमाउंट, यानी जितने अमाउंट का रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें स्टैंप लगा हुआ रहेगा, जो कोर्ट का आपका स्टैंप आता है वो वहाँ पे लगा रहेगा। अमाउंट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा अमाउंट का रहेगा ज़्यादा अमाउंट का स्टैंप रहेगा, कम रहेगा तो कम अमाउंट का। तो इट बियर्स स्टैंप अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इट ड्राफ्ट ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ द कोर्ट। और इस किसके ऊपर ड्राफ्ट किया जाएगा, मतलब ये सारी बातें किसके ऊपर लिखी जाएगी, तो स्टैम्प पेपर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो स्टैम्प पेपर आता है उसके ऊपर, जो कि एक लीगल पेपर है, उसके ऊपर ये सारी बातें लिखी रहेंगी कि इतना इतना पैसा इतना इतना इस डेट को देना होगा बायर को, सेलर को। ठीक है। तो ये आपका स्टैम्प पेपर पे होगा। एक सादे कागज़ पे लिख देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मान लो कॉपी का एक पेज फाड़ा और ये सारी बातें उस पर लिख दी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये स्टैम्प पेपर और कोर्ट का मुहर इसके ऊपर होना चाहिए, तभी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको यहाँ पे थोड़ी अभी क्लियर हुई होगी बातें, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये बातें आपको अभी थोड़ी बातें क्लियर हुई होंगी। जैसे जैसे हम इसका अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका ड्रॉअर के बुक में क्या जर्नल एंट्री पास होगा, ड्राई के बुक में क्या जर्नल एंट्री पास होगा, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, तो ये सारी बातें हम जब करेंगे तो धीरे 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 ये सारी जो इसकी अकाउंटिंग है वो भी आपको समझ में आएगी। और जब इस चैप्टर को ख़त्म करोगे तो इसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ें हैं आपको A to Z चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। शुरुआत में जब कभी भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी रहती है, डेफिनेशन में हो गया या कैरेक्टरिस्टिक में हो गया, जो आगे की बातें होती है। चैप्टर जब आप स्टार्ट किए तो बहुत आगे की बातें उसमें लिखी होती है, तो एट ए टाइम आपको समझ में आ जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। जब ये चैप्टर को आप फिनिश करोगे सारा अकाउंटिंग, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे जब हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था तो उस समय आपको बोल रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जैसे ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ाया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका यूनिट नंबर 7 में आपको स्टार्ट करेंगे तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हम कह रहे थे। तो जब आप क्लास 11th को यहाँ पर पढ़ करके सारी बातें ख़त्म करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद फिर क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th में तो आपका फिर पार्टनरशिप है, सारी चीज़ें यही रहेगी। आपका पार्टनरशिप है, आपका है ना, कंपनी है, तो जितना भी अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं सब कुछ इससे रिलेटेड है, सारा का अकाउंटिंग आपका हो जाएगा। फिलहाल आज डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका स्टार्ट करेंगे पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सा पार्टी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट क्या किसे कहते हैं, ये बातें हम आपको समझाएंगे। पहले थ्योरी बातें, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल में भी क्या स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल में पहले आपका मैच्योरिटी डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेशन करते हैं, डेज ऑफ ग्रेस क्या है, ये सारी बातें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।